हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज एमसीक्यूज का सेट 18 करने जा रहे हैं। इससे पहले 17 सेट जो है वो मैं करवा चुकी हूँ, तो आप जाइए प्लेलिस्ट पे और उनको चेक करिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर देख कर जाए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की? मतलब जो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु थे उनको जो गांव देने की, कर मुक्त गांव देने की प्रथा जो है वो किसने आरंभ करी थी? तो ये प्रथा जो है ये आरंभ करी थी सातवाहन वंश ने। ठीक है, सातवाहन वंश जो है इसने ये प्रथा स्टार्ट करी थी। सातवाहन वंश के अगर आपसे संस्थापक पूछे जाएंगे किसने इसकी शुरुआत की थी, तो सिमुक। ठीक है, राजा सिमुक जो थे उन्होंने इसकी स्थापना जो है वो करी थी। और अगर इसकी राजधानी आपसे पूछी जाती है, सातवाहन वंश की राजधानी, तो इसकी राजधानी जो है वो थी प्रतिष्ठान, या फिर पैठन भी बोलते हैं इसको, पैठन। ठीक है, पैठन या फिर प्रतिष्ठान, तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है कि सबसे पहले सीसे के सिक्के प्रचलित करने वाला वंश कौन सा था? ठीक है, सीसे के सिक्के तो शीशे के सिक्के जो सबसे पहले स्टार्ट किए थे वो भी सातवाहन वंश ने करे थे। ठीक है, तो सबसे पहले शीशे के सिक्के प्रचलित करने वाला वंश है वो भी सातवाहन वंश है। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। इन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा जो है वो स्टार्ट करी थी। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? किसने चांदी का जो सिक्का है टंका नाम से जो है वो स्टार्ट करा था? तो ये था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने दो जो मेनली सिक्के हम पढ़ते हैं, एक है चांदी का टंका और एक है तांबे का जीतल। ठीक है, तांबे का जीतल। ठीक है, दो सिक्के जो हम मेनली पढ़ते हैं, इन पर खलीफा का जो नाम है वो भी अंकित है। ठीक है, इन सिक्कों के ऊपर खलीफा का नाम अंकित होता था। ठीक है, खलीफा का नाम जो है वो अंकित होता था। तो ये आपने याद रखने हैं। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया था जिस पर खलीफा का नाम जो है वो प्रचलित होता था। ठीक है, इल्तुतमिश को जो है वो वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, और जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में ये भी आप बोल सकते हो कि ये पहले वैधानिक सुल्तान थे। वैधानिक सुल्तान जिनको बगदाद के खलीफा से प्रमाण पत्र जो था वो प्राप्त था। ठीक है, बगदाद के खलीफा से इन्होंने जो है सुल्तान की उपाधि प्राप्त करी थी। कौन सी उपाधि इनको दी गई थी? तो सुल्तान आजम की उपाधि जो है वो इनको मिली थी बगदाद के खलीफा से। ठीक है, तो ये प्रथम दिल्ली सल्तनत के वैधानिक जो शासक थे, सुल्तान थे, वो कहलाए थे। इनको बगदाद के खलीफा से सुल्तान आजम की उपाधि जो है वो प्राप्त हुई है। एक तरह से वो प्रमाण पत्र होता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? किस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है वो हुआ है, उसकी डेट जो है वो है 31 दिसंबर 1600। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, 1600 में इसका जो है गठन किया गया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है उन्होंने मतलब इसकी स्थापना जो करी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो करी थी। और इनको कितने सालों के लिए एकाधिकार, इस कंपनी को कितने सालों के लिए भारत में व्यापार का एकाधिकार दिया गया था? ठीक है, पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार, भारत अकेला भारत नहीं, पूर्वी जितने भी देश, पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार इनको 15 वर्षों के लिए दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार जो था वो दिया गया था। फिर बाद में इसको बढ़ा दिया गया था।
ठीक है, 15 सालों के लिए स्टार्टिंग में इनको मिला था जब ये आए थे। ठीक है, तो जिस टाइम इसका गठन हुआ है 1600 में, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे अकबर का शासन चल रहा था। ठीक है, 1605 तक अकबर का शासन चला है। अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में। फिर उसके बाद जो है वो जहांगीर का शासन चला था। तो जो पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, वो जहांगीर के दरबार में आया था, वो हमने पहले भी डिस्कस करा है। ठीक है, इनको 400 का मनसब दिया गया था जहांगीर के द्वारा और उनको इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो वो सारा हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब कंपनी गठित हुई थी ना, ये 1600 में गठित हुई थी, तो उस टाइम पे भारत में मुगल शासक कौन था? अकबर था। तो ये आपको याद रखना है, उस टाइम पे अकबर जो थे वो भारत में मुगल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? पिछड़े वर्गों का उत्थान करना क्या प्रार्थना समाज का उद्देश्य था, या आर्य समाज का, या सत्यशोधक समाज का, या फिर रामकृष्ण मिशन? ठीक है, तो इनमें से जो सत्यशोधक समाज है जिसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, जिसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। इन्होंने जो है वो इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, 1873 में। 1873 में जो है वो इन्होंने इसकी स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किस लिए? ताकि जो निम्न वर्ग है, ठीक है, जो निम्न जातियां है, निम्न जाति वर्ग है, ठीक है, दलित जो है, उन लोगों के कल्याण के लिए और उन्हें समाज के बाकी हिस्से से जोड़ने के लिए इस जो सत्यशोधक समाज है इसका गठन किया गया था। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी वो थी सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले ने इन दोनों ने ही मिलकर, सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर जो है वो पहला गर्ल्स स्कूल भी खोला था, पहला बालिका विद्यालय। ठीक है, तो पहला बालिका विद्यालय जो है वो इन्होंने पुणे में खोला था। ठीक है, पुणे में 1848 में। ठीक है, 1848 में जो है इन्होंने ये पहला स्कूल जो है वो खोला था, पहला बालिका विद्यालय पुणे में। ठीक है, औरतों की शिक्षा के लिए, तो औरतों की शिक्षा के लिए भी इन्होंने काम किया है। तो दलित और निम्न जाति के लोगों के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये सत्यशोधक समाज से संबंधित है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो देखिए, पॉलिटी की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कुछ वीडियोस उसमें है। उसमें मैंने जितने भी एक्ट ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद जो लेकर आई थी भारत के लिए, वो मैंने करवाए हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, विट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है, चार्टर एक्ट है, जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 भी करवाया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भी करवाया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। वो एक सीरीज है, ठीक है, सीरियल वाइज मैंने वो करवाए हुए हैं, तो अगर आप सीरियल वाइज उनको देखोगे तो आराम से आप उनको समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, और स्पेशली टीजीटी आर्ट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उनको जरूर करना है। और जहाँ तक मॉडर्न हिस्ट्री है वो तहसीलदार के एग्जाम में भी आती है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है और ये हमारी पॉलिटी का भी पार्ट है, तो आपने इनको जरूर करना है। ठीक है, जो अखिल भारतीय संघ है ना, वो स्थापित करने की बात 1935 के भारत सरकार अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। भारत सरकार अधिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसकी बहुत सारी चीजें, मतलब इसकी मैक्सिमम चीजें हमारे संविधान में शामिल की गई है, जो भी प्रावधान ब्रिटिश सरकार ने किए थे उस टाइम पे। लेकिन तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में बोला गया था कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, लेकिन नहीं माने थी, हमारी रियासतें भी नहीं मानी थी। ठीक है, उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था रियासतों ने, तो उसकी वजह से जो है, जो देसी रियासतें होती थी ना, उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। तो फिर अखिल भारतीय संघ जो था उसका गठन नहीं हो पाया था। ठीक है, लेकिन प्रावधान दिया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार जो थे वो थे वीएन राव। ठीक है, वीएन राव जो थे वो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा वीएन राव जो है, इन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यहां पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है 1950 से 52 तक। ठीक है, 1950 से 1952 तक जो है वो इन्होंने, ठीक है, 1950 से 52 तक जो है इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो हमारी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है इनके बारे में।
वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? किस पोर्ट का निर्माण जो है वो मुंबई पोर्ट जो है, मुंबई पोर्ट जो था बहुत ज्यादा व्यस्त पोर्ट है हमारा मुंबई पोर्ट, तो उसके दबाव को, उसके काम को, मतलब उसके भार को कम करने के लिए जो है किस पोर्ट का गठन का निर्माण जो है वो किया गया है? किस पोर्ट का निर्माण किया गया है? नहावा शेवा। ठीक है, इसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, और ये भारत का, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो है वो है नहावा शेवा, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नहावा शेवा या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये जो है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाओं की घाटी अवस्थित है। राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? राजाओं की घाटी मिस्र में अवस्थित है। ठीक है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है? बादी एल कुल। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? बादी एल कुल। ठीक है, बादी एल कुल के नाम से भी इसको जाना जाता है, आपको याद रखना है, ये मिस्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो आपको याद रखना है यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा जो है वो पृथ्वी की आयु निर्धारित की जाती है। और अगर कार्बन डेटिंग पूछी जाएगी तो कार्बन डेटिंग जो है ये जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने का तरीका है, जीवाश्मों की आयु। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं ना कि किसके द्वारा इसकी खोज की गई है, तो इसमें जो है इसकी आयु का कैसे पता चला हमें सिंधु घाटी सभ्यता की आयु का, तो वो कार्बन डेटिंग के द्वारा। तो कार्बन डेटिंग जो है इसमें जीवाश्मों की आयु जो है वो ज्ञात की जाती है। ठीक है, जबकि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है, मतलब कर का भार और कर देने वाला एक ही बंदा होता है। ठीक है, कर देने वाला भी एक ही बंदा होता है। ठीक है, और मतलब डायरेक्ट सरकार को जो कर देता है वो होता है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं? दो व्यक्तियों के ऊपर होता है क्या इसका भार, या एक ही व्यक्ति के ऊपर होता है, या दूसरे अन्य व्यक्ति पर होता है, या उसी विभाग पर जो कर लेता है, किसके ऊपर प्रत्यक्ष कर का भार होता है? तो देखो, प्रत्यक्ष कर जो है वो डायरेक्टली एक इंडिविजुअल के द्वारा जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक ही व्यक्ति पर इसका भार होता है। ठीक है, इसी के ऊपर कर का भार होता है और इसी को देना होता है, जैसे कि हमारा आयकर। ठीक है, आयकर एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर लगता है ना, और उसी को तो देना होता है वो कर। ठीक है, पर जो हमारा वस्तु कर है, जैसे हमारा जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी मान लो, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें है तो हम पर ही लगेगा जीएसटी, है ना, देना तो हमें ही है, लेकिन हमें डायरेक्टली नहीं देना होता है। ठीक है, हमें सेल्समैन के जरिए, या हम दुकानदार को दे रहे हैं, दुकानदार आगे दे रहा है, तो इस तरह से जीएसटी होता है। तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, उसका भार डायरेक्टली हमें नहीं देना होता है। ठीक है, लेकिन जो आयकर है वो डायरेक्टली उसी व्यक्ति को देना होता है जिस पर वो लगता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान ये दोनों एक ही व्यक्ति के ऊपर लगते हैं, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू।